हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लूरिस्टिक अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये एक थ्योरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इससे पहले भी हमने एक थ्योरी की थी, उसमें किया था हमने यूनिटरी अप्रोच, और इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये काफ़ी सिंपल है, ईजी है। अगर आपने यूनिटरी अप्रोच वाला वीडियो देखा है तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। ठीक है, ईपीएफओ स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं हम लोग। वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि ईपीएफओ में काफ़ी वेटेज रखता है, ईपीएफओ स्पेशल के नाम से, तो उन सारे ही टॉपिक्स को हम लोग बड़े डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ इनिशिएटिव भी है आपके लिए। हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग पर्सनैलिटीज़ जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, उनके द्वारा किए गए काम, उनके स्टेटमेंट, लेबर वेलफेयर में रिफॉर्म में उन्होंने क्या काम किया है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक सीरीज़ बना के टोटल 4-5 वीडियोज़ होंगी जिसमें हम लोग उस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ अप्रोचेस पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारे पर्सनैलिटी मैंने इन्हीं के थ्रू लिया हुआ है वहाँ पे, तो आपको अप्रोचेस पता होने चाहिए। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लूरिस्टिक अप्रोच। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, यूनिटरी अप्रोच का जस्ट उल्टा है ये। हर चीज़ आप इसमें उल्टा कर दीजिए तो आपका बन जाएगा प्लूरिस्टिक अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है, या यूनिटरी अप्रोच है, या अदर जो भी अप्रोच है, ये जो अप्रोचेस है ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? ये रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट पे फोकस करते हैं। जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है या अराइज होने ही ना दें, इसलिए ये क्या करते हैं, रिजोल्यूशन पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। इस पे ये सारे अप्रोचेस काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो अप्रोच आया इसको डेवलप किया एलन फ्लेंडर ने। इसके अगर आप नाम अगर सर्च करो, प्लूरिस्टिक अप्रोच को डेवलप किसने किया, तो अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं। डिफरेंट बुक में भी अलग नाम है। जैसे कि मैं एक बुक प्रेफर कर रहा था, जो किरण पब्लिकेशन की जो एक बुक है ईपीएफओ के लिए, उसमें यहाँ पे नाम कुछ और दिया गया है। अगर आप गूगल करोगे, इस अप्रोच को ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी बोलते हैं, तो आपको इसका सही नाम पता लगेगा। वो है एलन फ्लेंडर, इन्होंने डेवलप किया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में आते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में ही था। लेबर इन्फोर्समेंट या सीबीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से किसी एक में क्वेश्चन पूछा गया है पर्सनैलिटी के ऊपर से, इसलिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, तो जो एलन फ्लेंडर है, इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की 1960 और 70s के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइमलाइन ध्यान रखना है। 1960 और 70s के बीच में ये जो थ्योरी है ये डेवलप की गई। और ये जो डेवलप थ्योरी जो कहता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ये थ्योरी कह रहा है कि जिस तरीके से सोसाइटी क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सोसाइटी में क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट ओरिजिन के, डिफरेंट रेस के। हर पर्सन का इंटरेस्ट क्या होता है, अलग होता है। उनके एस्पिरेशन, गोल, नीड्स, वांट्स, सब चीज़ क्या होती है, अलग होती है। तो जिस तरीके से सोसाइटी में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी इंटरेस्ट अलग अलग है लोगों के, हर पर्सन के अलग इंटरेस्ट है, उसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में भी ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से ही आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या, किस चीज़ों से बना है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से बना है। ठीक है, और डिफरेंट इंडिविजुअल के क्या है, अपने ही एम है, अपने ही ऑब्जेक्टिव है, अपने ही लीडरशिप स्टाइल है और वैल्यूज़ है। हमने यूनिटी अप्रोच में क्या किया था कि भले ही डिफरेंट है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन एम, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप, पर्पस सब कॉमन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सब क्या है, सब डिस्टिंक्ट है, सब डिफरेंट है। ठीक है, सब डिस्टिंक्ट है, सब डिफरेंट है। तो जिस तरीके से कहावत है कि अगर 10 बर्तन जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आवाज़ होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से अगर आप सोचो, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे और हर पर्सन का एम, ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट अलग होगा, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्या होगा, कन्फ्लिक्ट वहाँ पे होना ही है। इनएविटेबल मतलब निश्चित है कि वहाँ पे वॉर कह सकते हो, वॉर नहीं, लेकिन वहाँ पे कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का झगड़ा निश्चित है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ होना ही होना है। तो अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का झगड़ा निश्चित है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, वहाँ यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है, यूनिटरी अप्रोच का जस्ट उल्टा है। वहाँ पे क्या डिस्कस किया था हमने कि कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सबका कॉमन एम है। अगर हो गया तो हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, सिंगल सिंगल डिस्कशन से, मतलब
सिंगल निगोशिएशन करेंगे पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग से करेंगे। क्यों करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग से? क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक पर्सन का डिफरेंट एम है, इंटरेस्ट है, तो सिंगल पर्सन से मैनेजमेंट बात नहीं कर सकता। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉई है तो वहाँ पे सिंगल वर्कर से आप डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डील नहीं कर सकते हो ऐसे, तो वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे चाहिए हमें ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन मस्ट है, और ट्रेड यूनियन को लेजिटिमाइज करने की बात की गई है, रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है इस अप्रोच में, ठीक है। यूनिटरी अप्रोच में ट्रेड यूनियन को बैन या बोलो कि उसको नकार दिया गया था कि ट्रेड यूनियन तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हैप्पी फैमिली है, तो हमें ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंगल बैठ के बात करके रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एम है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, सब पर्सन एक साथ आप बात नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें चाहिए ट्रेड यूनियन। और ट्रेड यूनियन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या, क्यों? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट तरीका है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे ये सब किया जाता है, तो बेस्ट मेथड है। क्योंकि अगर देखो, क्योंकि अगर मैनेजमेंट क्या करेगा, अगर फोर्स करेगा, अगर मैनेजमेंट कुछ कोई चीज़ फोर्स कर रहा है, तो वर्कर के पास क्या है, पावर होता है स्ट्राइक करने का। तो स्ट्राइक करने से लॉस किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस होगा। इसीलिए यहाँ पे बात की गई है कलेक्टिव बार्गेनिंग की थ्रू ट्रेड यूनियंस। ये वर्ड आपको याद रखना है, थ्रू ट्रेड यूनियंस। अब देखो यहाँ पे ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी 1960 और 70s के बीच में आई। और ये जो एलन फ्लेंडर हमारे हैं, ये ब्रिटेन के हैं। इंडिया में अगर बात किया जाए तो ट्रेड यूनियन 1926 में ही हो गया था, एक्ट पास हो गया था इंडिया में आज़ादी से पहले। लेकिन ब्रिटेन में ये 1870s के आसपास हुआ था, ठीक है। 1870 के आसपास हुआ था, फर्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था। तो 1870 से लेके 1960 तक, 1870 क्या था, इनिशियल दौर था फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनिशियल पीरियड था वो। और 1960s और 70s में अपने चरम पे था, पीक पे था इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्रीज। तो इस पूरे पीरियड के दौरान जो थ्योरिस्ट है, जो भी थिंकर्स हैं, इन्होंने वैल्यू समझी किसकी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की या ट्रेड यूनियन की आपको। क्योंकि देखो पहले कम फैक्ट्रीज थे, कम इंडस्ट्रीज थी, तो वहाँ पे हैप्पी फैमिली वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि हम तो हैप्पी फैमिली है, छोटा सा इंडस्ट्री है, आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब 1960s के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 500,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हैप्पी फैमिली नहीं बन के रह सकते, वहाँ पे सिंगल बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन की वैल्यू का पता लगा। तो ट्रेड यूनियन के थ्रू यहाँ पे क्या होने लगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये बात आपको समझना है, याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। आर्थर रॉस एक पर्सन है, उन्होंने भी यही चीज़ आर्ग्यू किया, उन्होंने भी यही चीज़ बताया कि सोसाइटी क्या है, काफ़ी आप रिलेट तो कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सेपरेट इंटरेस्ट है सोसाइटी के, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा, कि हमें मेंटेन करके चलना है इक्विलिब्रियम को, हमें बैलेंस बना के चलना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन की बात की है आर्थर रॉस ने, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आपका प्लूरिस्टिक अप्रोच। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और आप इस वीडियो की PDF आप ले सकते हो री एकेडमिक के टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी हम आ चुके हैं, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।